तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 10 प्रश्नों की श्रृंखला। मतलब प्रत्येक वीडियो में 10 प्रश्न होंगे और हम लोग उससे संबंधित अन्य सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज जैसे हम लोग लेते हैं आधुनिक इतिहास और भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के निबंधन और शर्तों में शामिल नहीं था? ठीक है, नहीं था, शामिल नहीं था। तो पहला जैसे है कि ब्रिटिश अपने सहयोगी की सुरक्षा करेंगे। दूसरा है, सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध करने में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और सहयोगी के राज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल रखा जाएगा। और चौथा है, सहयोगी को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रखरखाव करने के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे। तो अब जब हम इसे देखते हैं, तो इसमें क्या था सहायक संधि में कि सहयोगी की सुरक्षा करेंगे, पहला तो सही था। दूसरा क्या है कि अन्य शासकों से समझौता या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो नहीं, जो विदेश नीति थी वो पूर्णतः अंग्रेजों के पास थी। ठीक है? तो दूसरा वाला इसका उत्तर क्या होता है? दूसरा वाला सही उत्तर है कि सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौते या युद्ध करने में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है? क्योंकि वो सारा अधिकार क्षेत्र अंग्रेज़ों का था। तो अब समझते हैं सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि, ठीक है? ये 1798 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई एक सिस्टम प्रणाली थी, ठीक है? तो इसके तहत क्या होता था, अंग्रेज़ों के साथ इस तरह के गठबंधन में प्रवेश करने वाले लोगों को कुछ नियम मानने पड़ते थे, ठीक है? क्या नियम था? ब्रिटिश अपने सहयोगी को अपनी शक्ति के लिए बाहरी तथा आंतरिक खतरों से बचाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है? तो सहयोगी क्षेत्र में मतलब कोई राजा इसे स्वीकार करता है, तो राजा के किले में या उसके क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र दल मतलब ब्रिटिश आर्मी तैयार रहेगी, तैयार किया जाएगा, इसलिए तीसरा विकल्प भी सही है। और अब देखते हैं, तो सहयोगी दल इस दल को मतलब सेना को बनाए रखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएँगे, मतलब उसके लिए खर्च जो भी होगा वो राजा करेगा, ठीक है? तो चौथा भी सही है, लेकिन क्या है कि सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौते कर सकता था। केव यह केवल अंग्रेज़ों की अनुमति से ही युद्ध में शामिल हो सकता था। मतलब अगर अंग्रेज़ अनुमति नहीं देते हैं, तो आप किसी की हेल्प भी कर नहीं सकते हैं। इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है? तो इस प्रणाली के अनुसार भारत में प्रत्येक शासक को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को सब्सिडी देना स्वीकार करना पड़ता था। मतलब क्या कि अगर मैं राजा हूँ, तो अंग्रेजों से ये संधि करने के बाद मेरे राज्य में एक अंग्रेजी सेना बैठेगी और वो अंग्रेजी सेना मेरे खर्चे पे मेरे राज्य में रहेगी। ठीक है, ये हिसाब था। अब दूसरा प्रश्न है कि किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन है 1860, 1862, 1866 और 1878। तो इसका उत्तर है 1878। ठीक है? तो 1878 में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई। ठीक है? अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को स्थापित किया, तो उसने देश को बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण देने के लिए मतलब सारा सिस्टम चलाने के लिए अनुबंधित सिविल सेवा की शुरुआत की। जैसे कि आईएएस, आईपीएस अभी भी नियुक्ति होती है, बिल्कुल वैसी ही, ठीक है? इसकी शुरुआत उसी से की गई। तो शुरू में क्या होता था कि सीएसएस के सिविल सेवकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा नामित किया जाता था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर होते थे, वो इस सारे चीज़ों में काम करते थे, मतलब वो जो जिनको हायर करते थे, वो लोग काम करते थे। उसके बाद उन्हें लंदन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, फिर उनकी सेवाओं के लिए मतलब लंदन में ट्रेनिंग के बाद भारत भेजा जाता था। अब 1854 में ब्रिटिश संसद लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट के बाद भारत में योग्यता आधारित सिविल सेवा की अवधारणा शुरू की गई। मतलब कि यहाँ जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो वो वैसा सिस्टम यहाँ शुरू किया गया 1854 में। और 1855 के बाद आईसीएस में भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती थी और मेरिट के आधार पर उनका चयन होता था। मतलब कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं और अगर आप पास होते हैं तो आपका चयन होगा। इस योग्यता आधारित परीक्षा का संचालन 1854 में लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 के बाद परीक्षाएं शुरू हो गई। ठीक है?
तो पहले क्या था मतलब परीक्षा में केवल लंदन में आयोजित होता था और अधिकतम और न्यूनतम आयु अधिकतम 23 और न्यूनतम 18 वर्ष थी, ठीक है? अब भारतीयों के लिए समस्या तब बढ़ गई जब परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 1859 में 23 से घटाकर 22 कर दी गई, ठीक है? और फिर इसको 1866 में घटाकर 21 कर दी गई, ठीक है? तो ये सारा परेशानी वहाँ था। फिर लॉर्ड लीटन ने 1876 और 80 में मतलब वो यहाँ के भारत के वायसराय थे और भारत में ब्रिटिश नौकरशाही सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश का विरोध कर रही थी। मतलब जो अंग्रेज यहाँ के अंग्रेज ऑफिसर थे वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए भारतीयों को इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ना करने देने के लिए मतलब हतोत्साहित करने के लिए लॉर्ड लिटन ने पात्रता की अधिकतम आयु को 1871 में 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। ठीक है? आंदोलन हुआ इसके लिए फिर 1906 में आप समझिए आंदोलन करने के बाद 1906 में ये 22 से 24 हुआ। तो 1878 में इसको 21 से घटाकर 19 किया गया। ठीक है? अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नील की खेती की निज प्रणाली से किसानों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पर कि कौन सी समस्या थी जिनका सामना उन्होंने किया था। तो पहला जैसे है कि जो नील फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें ज़मीनों से हटवा दिया गया। दूसरा है कि उन्हें अपनी ज़मीन का 1/4 हिस्से में नील खेती करने के लिए मजबूर किया गया। और तीसरा अनुबंधों ने उन्हें अग्रिम धन एडवांस में पैसा तो दिलाया लेकिन उनका कर्जा बढ़ता रहा। और चौथा है कि ग्राम प्रमुख उन्हें अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इसका उत्तर है पहला कि जो भी व्यक्ति नील फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया था। ठीक है। तो निज निज मतलब जैसे होता है निज का मतलब ये होता है अपना। ठीक है। तो निज प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसानों को जिस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा वह नील जो भी नील फैक्ट्री के आसपास रहते थे ज़मीनों से हटवा दिया। अब यूरोप में अच्छे नील की आवश्यकता थी तो उसकी मांग को देखते हुए भारत में नील की खेती के तहत मतलब अलग अलग जगह जहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा था खेती हो रही थी तो वो उसका विस्तार किया गया। ठीक है। तो दो तरीका था एक था निज और एक था रैयत। ठीक है। निज खेती प्रणाली में क्या होता था कि बुआई करने वाले ने उन जमीन में नील का उत्पादन किया जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। मतलब जैसे कि मेरी जमीन है तो हम उस पे सीधा नील उगा लेंगे। ठीक है। उसने या तो जमीन खरीदी या अन्य जमींदारों से किराए पर लिया। मतलब मेरा नील का मैं व्यापारी हूँ और मैं या तो जमीन खरीद लूंगा और या तो मैं किसी से किराए पे लूंगा। ठीक है। और मजदूरों को मैं बोलूंगा कि ठीक है तुम मेरे यहाँ नील का खेती करो। अब बागान मालिकों को निज खेती के तहत क्षेत्र विस्तार करना मुश्किल लगा। ठीक है। अब नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर की जा सकती थी और ये सभी पहले से ही घनी आबादी वाले थे। तो उपजाऊ तो अब फिर भाई चावल उगाएं या नील उगाएं। तो केवल परिदृश्य में बिखरे हुए छोटे भूखंडों का अधिग्रहण किया जा सकता था और बागानों में नील की खेती के लिए बागवानों को सघन खंडों में मतलब बड़े बड़े उस समय क्षेत्रों की आवश्यकता थी। ठीक है। उन्होंने नील कारखानों के आसपास की भूमि पट्टे पर देने और क्षेत्र के किसानों को बेदखल करने का प्रयास किया। तो ये मतलब वहाँ नील के जो व्यापारी थे उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर आसपास की भूमि को पट्टे पर देने और क्षेत्र से किसानों को बेदखल करने का प्रयास किया। ठीक है। अब नील कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी जमीन से बेदखली का सामना करना पड़ा और यह संघर्ष और तनाव हमेशा बना रहता था। ठीक है। अब रैयत प्रणाली में क्या होता था कि बागान मालिकों ने रैयत पर एक अनुबंध मतलब एक एग्रीमेंट होता था। ठीक है। एक समझौता उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद फिर कभी-कभी वे रैयतों को वो अनुबंध जो होता था, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्राम प्रधानों पर दबाव दबाव डालते डालते थे। जो मुखिया होता था, उनको दबाव होता था। अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले को नील का उत्पादन करने वाले बागान मालिकों से कम दरों पर नगद एडवांस मिलता था। ठीक है। लेकिन ऋण ने मतलब इसमें रैयत वाले में तो उसमें क्या था कि खेत में कम से कम 25% एरिया में नील का खेती करना ही पड़ेगा। ये सारा सिस्टम था। ठीक है। नील की कीमत कम थी और कर्जा बढ़ता गया। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न कि भारत के किस चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई? तो इसका है 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है। तो 1834 में टीबी मैकॉले वो अध्यक्ष थे
और वो किसके अंतर्गत था? चार्टर अधिनियम 1833। तो उसके अंतर्गत विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ठीक है, तो 1833 के अंतर्गत। कब किया गया? तो 1834 में, ठीक है। इसमें क्या-क्या था? पहले आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता का संहिताकरण हुआ, मतलब जो आईपीसी वगैरह देखते हैं अभी, तो उस सारी चीज़ों को कोड किया गया, लिखा गया, ठीक है। अब पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले तथा अन्य 3 सदस्यों से युक्त प्रथम विधि आयोग को 1837 में दंड संहिता, 1842 में सीमा कानून और 48 में अभिवचन और प्रक्रिया की एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया। ये सारा कुछ हुआ था। 1833 में चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के लिए पारित हुआ, और ये कोई भी चार्टर अधिनियम यहाँ पर 20 साल के लिए होता था, ठीक है। इसके पहले 13 में हुआ था, इसके बाद 53 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें से ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई, ठीक है। तो इसी के तहत 1833 के तहत ही, और इसी को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थॉमस बैबिंगटन टीबी मैकॉले ने 1839 और 1841 के बीच में युद्ध में सचिव के रूप में, और 46 और 48 के बीच में पेमास्टर जनरल के रूप में काम किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ समझेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813, जिसे चार्टर अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है। अब ये यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम था, और जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी रखने के लिए चार्टर को नवीनीकृत किया गया, ठीक है, जिससे कि कंपनी का शासन जारी रहा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अ, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1793 के चार्टर अधिनियम ने स्थापित किया कि क्राउन क्राउन मतलब जो इंग्लैंड का राजा है या रानी है, उसको सभी विषयों में संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है, ना कि उसके अधिकार से है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से हैं, और कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है, ठीक है। 1853 में भी अधिनियम था, मैंने बोला 20-20 साल, 33 के बाद 53 में। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि वह निर्दिष्ट अवधि तक के लिए के लिए भारत के प्रदेशों और राजस्व को बनाए रखे, ठीक है। तो फिर ये 93, 1813, 1833 के पिछले चार्टर अधिनियम के विपरीत, जिसमें 20 वर्षों तक नवीनीकृत रिन्यू किया गया था, ठीक है। तो ये इससे अलग हुआ। अब कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था। इसमें क्या है कि यह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ब्रिटिश भारत के कॉर्नवालिस या बंगाल प्रणाली के रूप में ज्ञात प्रशासनिक ढांचे का गठन करने वाले उपाय को जटिल कानूनी रूप दिया। तो कॉर्नवालिस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस वर्ष दिया गया था? 1793 में। अब वुड डिस्पैच जो है, ये शिक्षा से संबंधित है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि वो डिस्पैच क्या, तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। वो डिस्पैच 1854 में एक अधिनियम था, जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत के दौरान भारत में लागू किया गया था, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि पहला कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? महिला श्रम, बाल मजदूर, वयस्क मजदूर और पुरुष। तो ये है बाल मजदूर से संबंधित था, ठीक है। तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। और उस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। 1885 में एक कारखाना आयोग नियुक्त किया गया, और 1881 में मतलब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना था, ठीक है। तो मुख्य रूप से बच्चे लोग को भिड़ा दिया जाता था काम करने के लिए, तो उसी को ठीक करना था, ठीक है। बच्चे लोगों से काम नहीं करवाना चाहिए, ये उसको हटाना था। यह निर्धारित करता है, मतलब यह अधिनियम, कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, जबकि 7 से 12 साल के बच्चे दिन के 9 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। और लेकिन एक था कि इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान नहीं था। और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया, तो इसमें महिलाओं के लिए काम के घंटे 11 निर्धारित हुए, ठीक है। फिर है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? तो सर जॉर्ज बारले, मेटफॉक, वेलेस्ली और कॉर्नवालिस। तो ये सौंपा था मेटकॉफ को, ठीक है। तो मेटकॉफ सही उत्तर है।
तो चार्ल्स मेटकॉफ को 1818 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजपूतों से संधि करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है। तो ये कब तक, मतलब ये 35-36, मतलब 2 साल तक, 35 में ज्वाइन किया इन्होंने और 36 में फिर छोड़ दिया। ये गवर्नर जनरल थे और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद ये आए, ठीक है। इसके पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए मराठा और पिंडारियों को खत्म करना आवश्यक था, ठीक है। उन्होंने राजपूत राज्यों को मराठे और पिंडारियों के विरुद्ध अपने स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखा, ठीक है। तो इसके लिए उनका क्या था कि उनसे दोस्ती कर ली जाए या उनसे समझौता कर लिया जाए, ठीक है। अब इन संधियों से राजस्थान की रियासतें पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सर जॉर्ज हिलारियो बार्ले ने 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु से लेकर 1807 में लॉर्ड मिंटो के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो 1805 से 7 के रूप में किसने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो सर जॉर्ज हिलारियो, ठीक है। फिर वेलेस्ली ने 1798 से 1805 के बीच ये 5वें गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली की सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया और टीपू सुल्तान को पराजित किया था। उन्होंने दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 1786 में कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ और बंगाल के गवर्नर दोनों के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। सातवां पढ़ते हैं, ये है लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के संदर्भ में कथन दिया है, विचार करना है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में है कि संकल्प ने प्रांतीय स्तर पर स्थानीय बोर्ड स्थापना करने में मदद की। स्थानीय निकायों को गैर सरकारी बहुमत और हालांकि अधिकारियों ने प्रमुख शक्तियां बरकरार रखी और यह देश के आधुनिक नगर पालिकाओं का आधार था। अब बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि 1, 2 और 4, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 पारित हुआ। तो ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में स्वशासन प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। तो रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। तो स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। यह अधिनियम नहीं बल्कि सरकार द्वारा 1882 में एक संकल्प था, ठीक है। लॉर्ड रिपन की सरकार चाहती थी कि स्थानीय निकाय मामले में प्रांतीय सरकारें आवेदन करें, मतलब कि वो अपने शहर में जैसे मेयर होता है, गांव में मुखिया होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब खुद करें, ठीक है। और वित्तीय विकेंद्रीकरण का समान सिद्धांत जो लॉर्ड मेयो सरकार के ने उनके प्रति शुरू किया था, ये उस पर काम करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इस संकल्प में मुख्य बिंदु क्या था? पहला था कि संकल्प ने प्रांतीय स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों के साथ स्थानीय बोर्ड स्थापित करने में मदद की, ठीक है। और फिर है स्थानीय निकायों के विकास और सुधार और राजनीतिक लोकप्रिय शिक्षा के रूप में वकालत की, ठीक है, ये भी। उसके बाद शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय के माध्यम से स्थानीय मामलों के प्रशासन और नीति निश्चित कर्तव्यों के साथ राजस्व और उपयुक्त स्रोतों का ध्यान रखती है, मतलब टैक्स वगैरह भी कलेक्ट वो लोकल बॉडी ही करेगी, ठीक है। और इन निकायों में गैर अधिकारियों का बहुमत होना है जिन्हें निर्वाचित किया जा सकता है। यदि अधिकारी यह प्रारंभ करते हैं तो चुनाव शुरू करना संभव था, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब गैर अधिकारी इस न्याय के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो जो अध्यक्ष हेड होगा वो गैर अधिकारी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कि मतलब यहाँ इस पे चेक करना है कि क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कहा गया है कि जमींदारी व्यवस्था बेंटिक और रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और महलवाड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ये सही नहीं है, ठीक है। अब क्या? पहला और तीसरा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला जैसे जमींदारी व्यवस्था है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब अंग्रेजों के अधीन भू राजस्व का प्रशासन किस हिसाब से था? तो 1765 में मतलब जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पर बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को मिल गए, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन करना था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि वही टैक्स, भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, टैक्स कलेक्शन करना। इसके लिए इसकी नीतियों का उद्देश्य किसानों और किसानों पर इसके परिणामों की परवाह किए बिना, मतलब जितना से ज़्यादा टैक्स ले सकें, ठीक है। अब भारत में भू राजस्व मतलब टैक्स संग्रहण की 3 प्रणाली उस समय थी। जमींदारी प्रणाली, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि यह कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, 1793 में। और यह अस्थाई बंदोबस्ती थी
और इसीलिए तो ये कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये सही नहीं है, वहाँ पर तीसरे नंबर में था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी आदि में ये मतलब लागू किया गया था। इसे अस्थाई बंदोबस्ती भी कहा जाता है, तो जमींदारी प्रणाली को अस्थाई बंदोबस्ती भी कहा जाता है, ये याद रखना है। अब जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई और जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने की मान्यता, अधिकार दिया गया। मतलब जमींदार जो है वही वो भूमि के मालिक हो गए और वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर वो अंग्रेजों को टैक्स देंगे, ठीक है। अब वसूल की गई राशि को 11 भाग में बांटा जाता था, जिसमें 1/11 हिस्सा जमींदार और 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। अब फिर रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी जो है ये थॉमस मुनरो ने शुरू किया था 1820 में, तो ये वाला सही है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये साउथ में हुआ था। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी कहाँ लागू करते हैं? साउथ में, मद्रास, बॉम्बे और फिर असम के कुछ हिस्सों में। मेनली ये साउथ में हुआ था, ठीक है। और भारत में कुर्ग, कुर्ग ये आंध्र प्रदेश के एरिया में है, उधर ये लागू किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इस व्यवस्था में स्वामित्व के अधिकार किसानों को सौंप दिए गए, ठीक है। किसान हैं, आप जमीन के मालिक हैं, लेकिन अंग्रेज आपसे टैक्स लेंगे सीधा, ठीक है। अब रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत शुष्क भूमि और सिंचित भूमि भूमि की राजस्व दरें 50 और 60% थी, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती तो 50%, अगर 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 सिंचाई होती है तो 60% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, टोटल जो भी आप ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं। और महलवाड़ी व्यवस्था ये विलियम बेंटिक के टाइम में पेश किया गया था, ठीक है। अब 1800 यह ब्रिटिश शासन में मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। इसमें इस व्यवस्था में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के कई प्रावधान थे, ठीक है। यहाँ भूमि को महलों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक महल में एक से अधिक गांव हुआ करते थे और फिर स्वामित्व का अधिकार किसानों के पास था और टैक्स कलेक्शन क्या कहाँ से किया जाता था? ग्राम समिति से, ठीक है। अब नाइन्थ पढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कौन सा कथन, इस पर विचार करना है, ठीक है। दोहरी शासन की व्यवस्था थी। अब इसमें भारत के कंपनी के प्रदेशों को पहली बार भारत में ब्रिटिश का आधिपत्य कहा गया। इसने बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया। चौथा है, इस तरह का प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप नहीं बना पाएंगे इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो इसने बॉम्बे मद्रास के गवर्नर की शक्तियां मतलब छीन लिया, वंचित कर दिया। और इस अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया कि सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अपने शामिल होने के 2 महीने के भीतर भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करें, मतलब बताएं कि कितना पैसा है, ठीक है। और इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार मतलब टेक्निकली सब कुछ कंट्रोल करेगी अब, ठीक है। तो इसमें से अब बता रहा है कौन सा सही है, ठीक। तो इसमें से सही है 1, 2, 4 और 5, ठीक है। 1, 2, 4 और 5, मतलब तीसरा जो है ये गलत है कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, ठीक है, ये गलत है, बाकी सारा सही है, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ आया था? 1784 में, 1784 में। अब ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था यह, जिसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाकर 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करना। मतलब अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब टेक्निकली किसके अंदर आ जाएगी? ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अधिनियम को कभी कभी हाफ लोप प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। हाफ लोप ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम हाफ लोप प्रणाली कहा जाता है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसने संसद और कंपनी के निदेशकों के बीच मध्यस्थता की मांग की, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करके संसद के नियंत्रण को बढ़ाया, जिससे सदस्यों को कैबिनेट से चयनित किया गया। अब अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं कि यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, ठीक है। इसने निदेशक मंडल के को वाणिज्यिक कार्यालय
का प्रबंधन करने की अनुमति दी, ठीक है? लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया निकाय बनाया, ठीक है? तो दोहरी शासन मतलब इसमें डबल शासन की स्थापना की गई, ठीक है? व्यवस्था की गई। इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों को पर्यवेक्षण और निर्देशन का अधिकार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस अधिनियम ने यह अनिवार्य किया कि सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अपने शामिल होने के 2 महीने के भीतर और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करें। मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, ये बताना पड़ेगा, कितना पैसा, ज़मीन सब कुछ है। ठीक है? तो यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला क्या? तो ये प्रदेशों में पहली बार भारत में ब्रिटिश का आधिपत्य कहा गया। ठीक है? तो आधिपत्य ब्रिटिश का कब हुआ? इसी के थ्रू हुआ। ठीक है? दूसरा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के मामले और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। अतः ये कथन 5 सही है, ठीक है? तो लेकिन इसके अंदर वंचित नहीं किया गया था मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उनकी शक्तियों से, ठीक है? अब ये प्रश्न भी इससे संबंधित आता है कि चीन में चाय के व्यापार और संबंधित व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किसके साथ खत्म हो गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 1833 में, ठीक है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है? अब 10 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है, ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया? ठीक है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ये 1861। तो ये 1919 से ऐसा हुआ है, ठीक है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है? तो अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य क्या है? भारत में धीरे-धीरे जिम्मेदार सरकार की शुरुआत करना। लेकिन कैसे? डोमिनियन नहीं देके, वो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहेगा और उसमें एक ज़िम्मेदार सरकार रहेगी, ठीक है? अधिनियम के महत्वपूर्ण वो प्रोविज़न प्रावधान क्या हैं? ठीक है? तो ये हैं कि केंद्र में भारतीय विधान परिषद को एक राज्य की परिषद और विधान परिषद से मिलकर द्विसदनीय प्रणाली स्थापित की जाए, ठीक है? तो ये मतलब 2 सदन होना चाहिए, ठीक है? प्रत्येक सदन के अधिकांश सदस्य होते थे जो सीधे चुने जाते थे, ठीक है? तीसरा है कि प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया गया, हालांकि संपत्ति कर या शिक्षा की योग्यता के आधार पर मताधिकार बहुत ये प्रतिबंधित था, ठीक है? तो मतलब कि अ, वो जो मतलब हम लोग वोट कौन-कौन कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बहुत ही प्रतिबंधित था, सब लोग वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब सांप्रदायिक प्रतिनिधि के सिद्धांत को मुसलमान के अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचक मंडल के साथ बढ़ाया गया। तो यहाँ भारत को तोड़ने का एक और सिस्टम इन लोगों ने इसके साथ शुरू किया, ठीक है? इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जो भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मतलब कि अंग्रेज की सरकार रहेगी और साथ में लोकल इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन से कोई मुख्यमंत्री वगैरह बनेंगे, जो कि दोनों की ही सरकार चलेगी, ठीक है? प्रांतीय विधायिका में केवल एक सदन होना था, जो कि विधान परिषद है, ठीक है? प्रांतीय विधायिका जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो वैसे क्षेत्रों में क्या कहा जा रहा है कि एक सदन होना है। और इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग-अलग किया। अब प्रांतीय विधायिकाओं का अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया, ठीक है? तो यहाँ पर यही प्रश्न था कि बजट कब अलग हुआ? तो यहाँ पर इसी से बजट अलग अलग हुआ, प्रांतीय और केंद्रीय बजट अलग किया गया, ठीक है? अब भारत के राज्य सचिव जो भारतीय राजस्व से अपना वेतन प्राप्त करते थे, अब ब्रिटिश राजकोष द्वारा वेतन प्राप्त करेंगे, ठीक है? इस प्रकार 1793 के चार्टर अधिनियम में एक अन्याय को मतलब जो भी प्रॉब्लम थी उसको सही किया गया, ठीक है? अधिनियम के विषय में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। 10 प्रश्न का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आशा है कि आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला होगा, ठीक है? अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।